गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लेसन पढ़ रहे थे जिसमें प्राकृतिक आपदा और संकट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है और संकट में क्या डिफरेंस होता है। और हम दो तरह की प्राकृतिक आपदाएं पढ़ चुके थे, जिनमें हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया था और उसके बारे में पढ़ लिया था, सुनामी के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा जो अगला है वो देखते हैं हम, जिसका क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात होता है वो बेसिकली वायु दाब से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक होता है चक्रवात, एक होता है प्रतिचक्रवात, ठीक है। एक होता है साइक्लोन, ठीक है, और एक होता है एंटी साइक्लोन यानी कि प्रतिचक्रवात, ठीक है। तो जो साइक्लोन होता है उसमें क्या होगा, बीच में क्या होगा, लो प्रेशर, हवा का जो वायु दाब है वो बीच में क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, एकदम कम। उसके बाद धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो हवाएं क्या होंगी, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, चक्रवात। ऐसे ही हमारा एंटी साइक्लोन है, उसमें क्या होगा, जो बीच होगा, सेंटर पॉइंट होगा, उसमें क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। इसमें हाई प्रेशर है वो बाहर की साइड होगा, ठीक। और इसमें जो लो प्रेशर है वो होगा बाहर की साइड, ठीक। तो इसमें हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर चलेंगी, ठीक है। तो ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में डिफरेंस है। अब जो चक्रवात है यानी कि जो साइक्लोन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये वाले जो है हमारी फर्स्ट बुक, उसमें डिटेल से दिया गया है कि चक्रवात बनता कैसे है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनता है, उष्णकटिबंधीय कैसे बनता है, कितने कितने अक्षांशों के बीच में आता है, कौन कौन सी मौसम से रिलेटेड घटनाएं इसमें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही प्रभावित होता है। भारत में जो शीतोष्ण चक्रवात हैं वो बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो अक्षांश पढ़े थे तुमने, शुरू का जो चैप्टर था हमारा उसमें, ठीक है। ये 0 डिग्री था और इससे ऊपर 90 डिग्री तक क्या था, ये नॉर्थ, और 90 डिग्री क्या था, साउथ, ठीक है। तो 30 डिग्री जो है, 0 डिग्री से 30 नॉर्थ और 30 साउथ, इसमें क्या होंगे हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। इससे ऊपर होगा जो 30 से 60 के बीच में, वहाँ पे क्या होगा, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो जो भारत की लोकेशन है वो ज़्यादातर इतने इसमें ही है, ठीक। इसलिए जो हमारे यहाँ चक्रवात हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये पाए जाते हैं, और इनका एरिया होता है वो कितना होता है, 500 से 1000 किलोमीटर, ठीक है। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर होती है। ऊर्ध्वाधर यानी कि धरती से लेके ऊपर आसमान, आसमान में जो हमने मंडल पढ़ोगे तुम, जिसमें सौर मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है और बाह्य मंडल है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ोगे। तो ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, खड़ा हुआ, ठीक। तो इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 12 से 14 किलोमीटर। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है एक उष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिससे ऊर्जा कहाँ से मिलती है, समुद्र की सतह पर जो जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो गुप्त उष्मा छोड़ी जाती है, उससे क्या होता है, इसको ऊर्जा मिलती है। अब देखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु में की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त उष्मा क्या हो सके, निर्मुक्त हो सके, यानी कि हवा गर्म होगी। अगर हवा गर्म होगी तो वो आर्द्रता को ज़्यादा ग्रहण करेगी, ठीक है, जिससे क्या है, चक्रवात को में संघनन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी और उष्मा, उसको गुप्त उष्मा ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। दूसरा है तीव्र कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड एक बल होता है, उसको क्या बोला जाता है, कोरियोलिस बल।
यह कोई वैसे बल नहीं है, एक भ्रामक बल है, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा पे 0 होता है, कोरियोलिस बल है वो, और ध्रुवों पे 90, यानी कि अक्षांश के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। तो जो भूमध्य रेखा है 0 और 5 डिग्री अक्षांश तक कोरियोलिस बल है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो चक्रवात बिल्कुल शांत होता है, यानी कि इतने एरिया में चक्रवात उत्पन्न नहीं हो सकता, उससे आगे उत्पन्न होता है, ठीक। क्षोभ मंडल में अस्थिरता, अभी बताया मैंने कि जो हम मंडल पढ़ेंगे जिसमें हम धरातल से लेके ऊपर तक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको पूरे को बांट के पढ़ेंगे हम ऐसे, ठीक। ये धरातल है, इससे ऊपर ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है और ये बाह्य मंडल है, ठीक है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है। तो जो ऊर्ध्वाधर पढ़ा था वो हमने ऐसे, ठीक, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या होगी 12 से 14 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये 18 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, तो इसकी ऊंचाई ऐसे, ठीक। तो क्या होगा, क्षोभ मंडल में अस्थिरता होगी, और जितने भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं होती हैं जैसे बादल बनना, बिजली चमकना, ठीक है, चक्रवात बनना, ये सब किस में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। तो उससे क्या होगा, वायुदाब का, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और अभी बताया कि जो चक्रवात होता है वो सबसे पहले हवा के प्रेशर से ही बनना शुरू होता है। अगर निम्न वायुदाब यहाँ है तो मान लो चक्रवात बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हवाएं क्या होंगी, बाहर से केंद्र की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, ठीक। आगे क्या है, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त उष्मायुक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे, ठीक है। तो इससे क्या हो कि ये जो वायु का उठाव है वो क्या होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए, ठीक है, जिससे उसको आर्द्रता मिलती रहे, संघनन होता रहे और गुप्त उष्मा निकलती रहे, वो यह है, उससे ही क्या होगी, चक्रवात की उत्पत्ति होगी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना में देखते हैं अब। चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है, ठीक है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है। अभी बताया कि चक्रवात का जो केंद्र है वो निम्न वायुदाब वाला होगा, ठीक है, और मेघ रहित क्रोड होता है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है, यानी कि 0 से जो 5 डिग्री वाला एरिया है, 5 अक्षांश वाला, वो बिल्कुल शांत होता है, ठीक है। ये उसी की बात कर रहे हैं। अब उसके आगे देखो, जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है, वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार और 100 किलोमीटर के आसपास होती है। इस कई बार यह 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। अब भारत में चक्रवातों के बारे में पढ़ते हैं। अभी सुना होगा पीछे जून जुलाई में आए होंगे चक्रवात 2, जिसमें एक तो अम्फन चक्रवात का नाम सुना था, एक निसर्ग चक्रवात का नाम सुना था, ठीक है। तो वो यही चक्रवात थे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। भारत की आकृति है वो प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय का क्या मतलब है कि दोनों ओर क्या है, सागर, यानी कि ऐसा है नीचे से, ठीक है। कई बार देख चुके हो मैप में भी और वैसे भी। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर। तो ये क्या हो गया, भारत की स्थिति नीचे से प्रायद्वीप टाइप की है, ठीक। इसके पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं 2 जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ से चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तरी और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में पैदा होते हैं, ठीक। ये हो गया तुम्हारा अक्षांश ऐसे, और ये हो गया देशांतर, ठीक है। तो हमारा टाइमिंग था, क्या था, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। उससे इधर चलते जाएंगे तो 92 डिग्री पूर्व, ठीक है। ये क्या है, देशांतर। इसको याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे याद रख सकते हो कि ज़्यादातर चक्रवात हैं वो 10 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच में बनते हैं। अब देखो,
जुलाई में सुंदरवन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चक्रवातों की बारंबारता, रास्ता और समय इस उसमें दिया गया है। देखो, जनवरी में 4 चक्रवात आए बंगाल की खाड़ी में और इसमें 2। ठीक है, सबसे ज़्यादा कब आते हैं वो देखते हैं। नवंबर में 56, ठीक है, अक्टूबर में 53। ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में 21, 17, यानी कि और जो फरवरी मार्च वाला मौसम होता है इसमें देखो चक्रवात बिल्कुल एक आध कोई आ गया तो आ गया। अभी भी एक चक्रवात आया हुआ है जो हमारा प्रशांत महासागर में है, अभी आज कल में ही आया है फिलीपींस में। ठीक है, उसका नाम क्या है? फोनी। फोनी साइक्लोन आया हुआ है अभी। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम देखते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा से। जैसे जैसे चक्रवात होता है वो वायु उसको जितना पानी मिलता रहेगा वो उतना स्ट्रोंग रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे समुद्र से दूर जाता जाएगा यानी कि उसको जलवाष्प मिलना बंद हो जाएगा तो उसकी शक्ति क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। और सुनते हो कभी अभी न्यूज़ में भी सुनते हो कि चक्रवात का लैंडफॉल हो गया, यानी कि चक्रवात है उसकी गति कम होगी। ठीक है, जैसे ही वो भूमि के भाग से टकराता है या भूमि पर आ जाता है, ठीक है, तो उसकी गति क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या है? ख़त्म हो जाता है। जैसे ही समुद्र से धीरे धीरे दूर होता जाएगा उसकी शक्ति क्या है? कमज़ोर होता जाएगा वो। जैसे ही समुद्र पे रहेगा उसको ज़्यादा जलवाष्प मिलेगा और वो ताकतवर रहेगा। ठीक है, अब देखो ये लिखा भी है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जैसे ही दूर जाता है उसका बल क्या हो जाता है? कमज़ोर। और तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है जिसे तूफान महोर्मी कहते हैं। ठीक है, जिसमें समुद्र का जल ऊपर उठ जाता है उसको बोला जाता है क्या? तूफान महोर्मी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब आगे देखते हैं अगला बाढ़। बाढ़ के बारे में देखते हैं। बाढ़ भी हमारे यहाँ भी आई हुई थी। ठीक है, बिहार में ज़्यादातर बाढ़ आती है। ठीक, तो बाढ़ आती कब है? कि जब नदी जलवाहिकाओं में इनकी क्षमता से ज़्यादा पानी बहता है तो क्या होता है? वह बाढ़ का रूप ले लेता है। तो ऐसा किस कारण होता है? बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो तटीय क्षेत्रों में तूफान आ जाए। देखा भी होगा कि जो पश्चिम बंगाल था वो उसकी जो सड़कें थी उसमें कार वार की जो वो भी डूबी हुई थी जब चक्रवात आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? तूफानी चक्रवात। लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, जैसे अभी पीछे मुंबई में हुई थी कई दिनों तक, तो उसके कारण मुंबई में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। हिम का पिघलना यानी कि बर्फ़ पिघलना शुरू कर दिया तो ग्लेशियर से। ठीक, जिसके कारण भी क्या है? पानी का बहाव है वो जलवाहिकाओं में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और ज़मीन की अंतस्पंदन दर में कमी आना, यानी कि जो ज़मीन पे पानी बहता है और कुछ देर बाद देखना वो पानी सूख जाता है, वो तो आधा पानी है वो कुछ तो भाप बन के उड़ जाता है अगर धूप है तो, और कुछ पानी है उसको ज़मीन अपने अंदर सोख लेती है, तो वो क्या कहलाता है? ज़मीन की अंतस्पंदन दर में कमी आना, यानी कि पानी है उसको ज़मीन है कम सोख रही है जिससे पानी धरातल पे ही ज़्यादा बह रहा है। अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि हो गई है, यानी कि नदी में जो है अवसाद ज़्यादा मात्रा में है जिसके कारण पानी है वो उसका नदी का तट से बाहर बह रहा है, जिससे क्या है? बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अब देखो ये मैप दिखाया गया है, इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र दिखाए गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र ये देखो ये वाले हैं, ये वाले। ठीक, और इधर ये वाले। अभी जो निसर्ग तूफान आया था वो इधर ही आया था गुजरात और मुंबई में, और जो अम्फन आया था वो इधर आया था पश्चिम बंगाल की साइड। अब देखो बाढ़ ही पढ़ रहे थे हम। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो कैसे? मानवीय क्रियाकलाप क्या हैं? अंधाधुंध वनों की कटाई, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, प्राकृतिक अफवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना, और बाढ़ग्रस्त जो मैदान है वहाँ पे मानव ने अपनी बस्ती बसा ली जिसके कारण क्या है? वहाँ पे
बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसकता क्या है, बढ़ जाती है। भारत में विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। अब भी देखते हो तो अब भी बिहार में कई खेत ऐसे दिखते हैं जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ है। ठीक, इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ विशेषकर पंजाब, यूपी में भी बाढ़ लाती रहती हैं। जो शुष्क क्षेत्र हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण क्या है, मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा क्या है, प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध करना। यानी कि खेती के लिए उस जमीन को साफ कर लिया जहाँ से पहले नदी का रास्ता था, या वहाँ पे मानव बस्ती बसा दी जिससे नदी का क्या है, रास्ता दूसरी तरफ कर दिया। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पानी है वो अपने उसी रास्ते से बहना शुरू करता है और क्या है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी के माह के बीच वापस लौटती मानसून द्वारा आती है। ये मानसून वाला चैप्टर अब की बार डिलीट हो गया था, नहीं हम पढ़ते कि जो भारत में जो बारिश है वो वापस लौटती हुई मानसून, यानी कि अब जो टाइम है हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, इसमें मानसून है वो वापस लौट रही है। ठीक है, तो लौटती हुई मानसून से बारिश वाला एकमात्र राज्य भारत में कौन सा है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में लौटेगा तो वहाँ पे क्या होगी, बाढ़ जैसे हालात होंगे। अभी 2-3 दिन पहले चेन्नई में बाढ़ जैसे माहौल बना हुआ था ज़्यादा बारिश के कारण। अब देखते हैं बाढ़ के परिणाम और नियंत्रण। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी यूपी, गुजरात के तटीय क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश में आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सिर्फ फसलों को बर्बाद नहीं करती बाढ़, बल्कि आधारभूत ढांचे हैं जैसे सड़क, रेल पटरी, पुल, इनको भी नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा क्या है, जब बाढ़ का पानी कई दिनों तक वहाँ रहता है उसके बाद क्या होता है, हैजा और हेपेटाइटिस और ये सब दूसरी बीमारियाँ, जल जनित बीमारियाँ हैं, ये फैलने का वहाँ खतरा बना रहता है। ठीक है, दूसरी ओर बाढ़ के कुछ लाभ भी हैं। ज़्यादा क्या लाभ है कि हर वर्ष क्या होता है कि अपना जो उसके साथ अवसाद बह के आता है वो खेतों में जमा कर देती है और जिससे क्या है, खेतों की उर्वरता क्या है, बढ़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित मांजुली द्वीप जो असम में है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह हर वर्ष बाढ़ से ग्रस्त होता है और यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन इसके लाभ हैं वो बिल्कुल नामात्र दिखाई देते हैं इतने नुकसान के आगे। ठीक, तटबंध बना के नदियों की बाढ़ को कैसे कम किया जा सकता है, तटबंध बना के, नदियों पे बांध बना के, वनीकरण द्वारा, इन सब उपायों को करके क्या है, बाढ़ के प्रभाव में क्या है, कमी लाई जा सकती है। ओके, थैंक यू।